अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। गर्मियों का मौसम है, जून है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हमारा जो दिल है, हमारे गुर्दे हैं, हमारे फेफड़े हैं, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को वो पंप करें। अब जिसको ऑलरेडी कोई हार्ट कंडीशन हो या दिल का मसला हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि गर्म हवा जो है वो नमी को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और उसकी वजह से और ब्रोंकोस्पैज्म भी हो जाता है, मतलब जो आपकी सिकुड़ जाती है नाली होती है सांस की, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की भी कमी होती है। अब ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑक्सीजन हो और पहले ही आपका हार्ट जो है उसको मुश्किल हो रही हो पंप करने में। डिहाइड्रेशन इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पानी जो है वो पसीने की सूरत में निकल रहा है, हम इतना पानी पी भी नहीं पा रहे। इन सब फैक्टर्स को मिला के आपका हार्ट अटैक और हार्ट कंडीशंस का जो एग्रीवेट होना वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसलिए आज जो है एवरी संडे की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनरल साहब, जनरल प्रोफेसर डॉक्टर अजहर महमूद कियानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और ये इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं हार्ट अटैक के, तो इसलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस को, कि वो कौन कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएं कि भाई अभी उनको किसी भी टाइम इस तरह के अलामात आ सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करें। जी जी, ये बिल्कुल बहुत ही आई थिंक आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत ही आम सवाल है। अभी देखें रिसेंटली में अभी आ रहा था तो ख़बरें आ रही थी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग गर्मी की वजह से मरे हैं। तकरीबन आई थिंक वो 600 के करीब फिगर आ रही है। हाँ। और ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी उस गर्मी में रह रहे थे और यूज टू थे, उनकी एक्लेमेटाइजेशन जो है वो हुई थी, उसके बावजूद इस गर्मी से। और इसमें से मेजॉरिटी जो लोग होते हैं जिनकी मौत वाक़या होती है वो मरीज़ होते हैं। वो मरीज़ दिल के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, गुर्दे के मरीज़ होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है या कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है जिसकी वजह से वो पहले ही कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो इसमें से हमारे जो सब्जेक्ट है जो आज का संडे वाला दिल की बीमारियों के मुताल्लिक, उसमें से 3 बंदे जो हैं इस गर्मी से जिनको जल्दी जिसका शिकार होते हैं, वो एक तो जिनकी दिल की नालियाँ बंद हो, जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका, उनका दूसरा हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स हैं उनको हार्ट फेलियर ज़्यादा हो सकता है या डिहाइड्रेशन हो के, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो के, पोटेशियम सोडियम ऊपर नीचे हो के तो रिदम गड़बड़ हो जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाए। और तीसरे जो हैं वो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं। ब्लड प्रेशर वाले होते हैं या तो डिहाइड्रेशन हुई, स्वेटिंग हुई, पसीना हुआ, पानी की कमी हुई या ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, या फिर उन्होंने अगर नमक वाला पानी, शिकंजबीन या ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पी ली तो ब्लड प्रेशर शूट कर गया। तो ये 3 जो बंदे हैं ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। और इसमें इन्हें एक तो अपनी हाइड्रेशन यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, और सुबह के वक्त जो काम करने हैं वो सुबह, आजकल तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है, यानी रोशनी हो जाती है 5 बजे। 5 बजे से लेकर 9-10 तक जो है वो आप काम कर लें, और उसके बाद आफ्टरनून में 4 बजे के बाद काम शुरू करें। और जो दरमियान वाला टाइम है 10 से ऑनवर्ड 4 बजे का, वो घर में साए में रेस्ट करें। आप बाहर सन में या धूप में ना आप जाएं, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और 4 से 10 बजे जो सुबह के 4 AM टू 10 AM होता है, वैसे ही वो टाइम होता है जब आपके जो प्लेटलेट्स हैं जो कि खून को क्लम्प करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, वो बहुत स्टिकी से हो जाते हैं और हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस भी उस टाइम में ज़्यादा होती है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आप फजर के बाद अपने काम की रूटीन उस वक्त करें, हरकत में रहें, तो आपकी हार्ट अटैक की इंसिडेंस कम होगी। और बाद में जो पीक आवर्स जैसे आपने कहा कि 10 to 4 के दरमियान आप बाहर ना जाएं ताकि आपको हीट स्ट्रोक ना हो। हीट स्ट्रोक पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक यही होता है जब आपकी जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, 104 या 106 से बढ़ जाए, आपको बिल्कुल स्किन ड्राई होना शुरू हो जाए और आपको पसीना ना आए, और हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक से ही रिलेटेड हम स्ट्रोक पे भी आ जाते हैं। जो फालिज है वो किस तरह हो पाता है इन रीजंस की वजह से? जी जी, देखिए उसमें जब डिहाइड्रेशन होती है यानी पानी की जिस्म में कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है, और खून जब गाढ़ा होता है तो जिस्म के अंदर जमना शुरू हो जाता है, नालियों में जमना शुरू हो जाता है, चाहे वो दिल की नालियाँ हों, दिमाग की नालियाँ हों, दिल की इसकी पेट की नालियाँ हों या आंखों की नालियाँ, तो उसमें क्लॉट्स बनते हैं। जब वो क्लॉट्स बनते हैं, नाली की सप्लाई बंद होती है तो आपको फालज हो जाता है, आपको हार्ट अटैक हो जाता है या गट का इस्कीमिया हो जाता है, और ये आपको प्रॉब्लम्स ये वाले होते हैं, या गुर्दे फेल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो गर्मी की जो इफ़ेक्ट हो सकता है कि वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर है, शुगर है और उनके गुर्दों में थोड़ी बहुत बीमारी है, और अगर उन्हें डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होगी तो इस मौसम में गुर्दे फेल हो सकते हैं, और इस हद तक फेल हो सकते हैं कि आपको डायलिसिस या हीमोडायलिसिस जो है वो करवाना पड़े। तो इसलिए वो लोग जो अपने बॉडी टेम्परेचर को ठीक रखते हैं, यानी साए में रहते हैं, ठंडे कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े नहीं पहनते और टाइट कपड़े नहीं पहनते, वो गर्मी से बचे रहते हैं और धूप में नहीं जाते। अगर जाना भी पड़े तो सर पे कपड़ा रख के या छतरी लेके वो लेके जाएं,
तब जाके आपकी कुछ बचत हो सकती है अगर मजबूरन बाहर निकलना पड़े। पानी का पीना जो है बहुत ज़रूरी है, और नहाना दिन में 3 दफ़ा नहाएं। जब गर्मी है तो सुबह नहाएं, दोपहर को नहाएं और शाम को नहाएं, और ये आपका टेम्परेचर को ठीक रखता है। बिल्कुल, टेम्परेचर भी ठीक रखेगा, साफ सुथरा और इन्फेक्शन से भी दूर रखेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी डॉक्टर साहब, मैं आफ्ताब आजाद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। जी मैंने डॉक्टर साहब से, जनरल साहब से पूछना था कि ये जब भी किसी को डायग्नोज होता है हार्ट डिजीज, वो कहते हैं स्टंट डलवाएं या बाईपास करवाएं, तो अक्सर लोग सुनने में आता है, उनको कहते हैं कि भाई आप फलां टोट का इस्तेमाल कर लें तो आपकी ये नाली खुल जाएगी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, या कोई और टोटका बता देंगे या इस तरह। तो मैंने ये पूछना है कि लोग कहते हैं जी आप एक बार आजमा के तो देखें ये टोटका, आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये टोटका इस्तेमाल करें। अच्छा। तो क्या इन टोटकों की कोई हकीकत भी है या नहीं है, या यही है कि जो साइंटिफिक जो डॉक्टर कहते हैं? दूसरा मैंने ये पूछना था, मैंने स्टंट डलवाया था, मैंने पिछली बार भी पूछा था, डॉक्टर साहब ने कहा 1 महीना आराम करें तो सीढ़ियां वगैरह न चढ़े। मैं ऊपर रहता हूँ दूसरे फ्लोर पे, जी तो मैंने पूछना था क्या महीने के बाद भी ये एहतियात जारी रखनी है, अवॉइड करना है सीढ़ियों से या नहीं? और है। तीसरा मैंने फैटी लीवर का पूछना था, मेरा ग्रेड 1 है फैटी लीवर, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी जी, आई थिंक एक तो सबसे पहले सवाल इनका टोटकों का था। हाँ जी। देखें ये टोटके जब तक देखें जो कौन सी गज़ा आपके दिल के लिए बेहतर है ये देखना है। उसमें से सब्ज़ी, जो भी हर तरह की सब्ज़ी वो आपके दिल के लिए बहुत बेहतर है, नालियों को बंद नहीं होने देती है, नालियों को खोल के रखती है, और जो अंदर ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं वो ब्लॉकेजेस नहीं होने देती है। और सही यही जो है वो फ्रूट का है। और फ्रूट अगर आप 4-5 दफ़ा फ्रूट दिन में ले लें, और 4-5 दफ़ा नहीं ले सकते, 2-3 दफ़ा आप ले लें, तो जो भी फ्रूट है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। आजकल आपने आम का ध्यान रखना है। हाँ। आम फल लाया हुआ है, उसमें कैलोरी ज़्यादा, उसमें मोटापा ज़्यादा होता है। शुगर के जो मरीज़ हैं उनकी शुगर ज़रा ख़राब होती है। आप अगर शुगर कंट्रोल में है तो थोड़ी मिकदार में खाएं, अगर नहीं कंट्रोल में तो ना खाएं, और जब कंट्रोल हो तो फिर खाना शुरू करें। तो फ्रूट हर तरह का आपके लिए तरबूज खा बेहतर, कोई सकते हैं। खास तरबूज, वाटर खरबूजा कंटेंट सब कुछ बहुत। खा सकते हैं, और कोई टोटके वाला फ्रूट नहीं है। हर फ्रूट ही टोटका है। तो इसलिए जो फ्रूट है, फ्रेश सब्जी है, फ्रेश सलाद है, वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा। और हम बड़ी खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ टिंड या कैन फूड नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा इतनी ताज़ा सब्ज़ी है, इतना ताज़ा फ्रूट है, मिल जाता है। और फ्रूट का महंगा होना ज़रूरी नहीं है। जो सस्ता फ्रूट आपको मिलता है बाज़ार में, तरबूज है, खरबूज है, कोई चीज़ ऐसी जो है वो आप आराम से खा सकते हैं और आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो हैं आपका गोश्त, बहुत ज़्यादा गोश्त, उसमें से स्पेशली रेड मीट जिसे हम कहते हैं, बड़ा गोश्त है, उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। अभी उसको बड़ी इदारी इनको बोल दे खास तौर पे। यस, आई थिंक ये रिलेटेड ये प्रोग्राम भी, आई थिंक अगला प्रोग्राम शायद हम ना कर हाँ, सके तो ईद से इसलिए आप पहले। बता ये दें वाला खास प्रोग्राम तौर जो पे ईद कि के हिसाब नहीं से खाना। बहुत ज़रूरी है कि गोश्त जो है वो हमारे वक्त जब होता था तो वो कहते थे जी कि जब मैं गांव में जाता तो कहते थे जी गोश्त, मैंने कहा हफ्ते में 2 या 3 दिन बनाएं, तो वो कहते हैं जी कि ईद के ईद हम गोश्त खाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा। अगर ईद के ईद गोश्त खाएं और बीच में सब्जियां और दालें चलती रहे तो ये दिल के लिए बहुत अच्छा। जितना गोश्त आप कम खाएंगे उतना आपके दिल के लिए अच्छा होगा। हफ्ते में आप 3 दिन गोश्त खा सकते हैं, और ज़्यादातर वाइट मीट हम कहते हैं, मुर्गी हो जाए जल्द उतार के उसकी, या फिश हो जाए उसकी भी जल्द उतार के, क्योंकि जल्द में फ़ैट होती है, या फिर छोटा गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा आप खा लें उसे साफ़ करके, तो वो आपके लिए अच्छा। बाकी दिन आप दालें सब्जी और फ्राइड चीज़ें जो है आपकी तली चीज़ें वो मिनिमम होनी चाहिए। पराठा अगर आपका दिल करता है तो हफ्ते में 1 दिन कर लें, बाकी दिन आप जो है वो संडे के संडे हमारा प्रोग्राम देखते और हैं। बाकी खुश्क रोटी पे गुजारा करें, उस गुज़ा को सादा रखें। ठीक है, अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। थैंक यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हो? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए। मैडम मैंने ये मेरा मसला है, मैंने सीबीसी भी कराया ना, जी वो भी सारा क्लियर है। ये हेपेटाइटिस सी बी ये भी कराया, शुगर भी क्लियर है, एलएफसी भी क्लियर है। और मेरा मसला मैडम ये आ रहा है कि ये सीपीके किसका मसला है? सीपीके सीपीके। CPK कार्डियक ठीक है, एंजाइम। कार्डियक एंजाइम। जी। जी हाँ, ये थोड़ा बढ़ गया मैडम। और मतलब कभी कभी मेरा ये क्या नाम है इसका, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये चर्बी का क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। 20 यानी 200 से थोड़ा अभाव हो जाता है थोड़ा। ये तकरीबन
ये 200 से तकरीबन 30, 20, 40 ऐसे कभी कभी बढ़ जाता। आप अपनी अलामात बताएं, इसके साथ अलामात जो है और और अपनी उम्र भी। उम्र भी बताएं। मैडम ये CPK वगैरह बढ़ गया ना? नहीं, ये तो टेस्ट में आया ना। आपको क्या तकलीफ हुई जो आपने टेस्ट कराया तो आपका ये बढ़ा हुआ था, और आपकी उम्र क्या है? 60 है। 60, ठीक है। हाँ, ये मेरा सवाल मैडम ये है कि CPK से ये इलाज कैसे होगा, किससे करता हूँ? ये बाकी मैं स्कार्ड वगैरह खाता हूँ, मैंने गया था फिजिशियन के पास ना, वो कार्डियोलॉजिस्ट भी है। ठीक है। सिम्टम्स, दोबारा सिम्टम्स। अच्छा, देखिए ये सारा कुछ सही है, लेकिन आप जब गए थे फिजिशियन के पास और आपने टेस्ट कराया तो आपको कुछ तो होता होगा, सांस फूलती है या आपकी सीने में जकड़न है या आपको दिल में दर्द होता है? कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है मैडम। मैं आधा घंटा भी अगर पैदल भी चलूँ, कुछ भी नहीं। CPK कितना है? CPK कितना है आपका? CPK एक मैडम CPK है 674। ऐसे आना चाहिए तो 300 तक ना। ठीक ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इससे पहले को पिछले जो कॉलर थे उनका 2 सवालों का जवाब नहीं दे सके थे। उनका स्ट्रेंथ था सीढ़ियां वीडियां चढ़ने का, बेशक खुले दिल से सीढ़ियां चढ़े, बल्कि चढ़े बल्कि वो आपके लिए वो एक्सरसाइज जो है जरूरी है। जहां पे सीने में दर्द हो वहां पे रुक जाए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि फैटी लिवर है। फैटी लिवर सबका ही आता है। आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आधे घंटे से घंटा डाइट अपनी रखें, सब्जी या फ्रूट पे, तो इंशाल्लाह फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। इनका जो सवाल है, इनका सवाल ये है जी कि मैं 60 का हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे टेस्टों को तकलीफ है और मेरे टेस्ट जो है वो ख़राब है, तो इसलिए इन्हें कोई फिक्र करने वाली बात है। CPK काफ़ी दफ़े लोगों का कुछ मसल जो स्केलेटल हमारे मसल्स होते हैं उसकी वजह से, एग्जर्शन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। उसके चंद स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसका CKMB हो गया और दिल के जो टेस्ट हैं, ट्रॉप आई हो गया। अगर इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, अपनी ECG ज़रूर करवा लें, ट्रॉप आई ज़रूर करवा लें, अपना एको टेस्ट ETT ज़रूर करवा लें। कई दफ़ा होता है कि यस साइलेंट प्रॉब्लम होता है, सिर्फ CPK एक थोड़ी सी इंडिकेशन आती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में जिनमें CPK ज़्यादा होता है उनमें मसले नहीं होते अगर उन्हें सिम्टम्स नहीं है। जो कार्डिक स्पेसिफिक जो टेस्ट है जिसमें CKMB और ट्रॉप आई है वो करवा लें और ECG और बाकी चीज़ें ठीक है, तो फिर आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज जैसे आजकल गर्मी है उसमें डिहाइड्रेशन से ऐसे हो जाता है, तो आप अपने पानी की मिकदार जो ज़्यादा करें। और कई दफ़ा अगर आप एग्जर्शन ज़्यादा करें, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली, जिम जो है आपने काफ़ी कर लिया, खपती हद तक आपने कर लिया, तो फिर आपके जो CPK ऊपर जा सकता है। और ये BMP का क्या रोल होता है? BMP जो होता है वो नॉर्मली इंडिकेट करता है कि जी कहीं आपको हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा, या आपका हार्ट जो है वो कम जो है फेलियर की तरफ जा तो नहीं रहा, तो उसका लेवल थोड़ा सा रेज्ड होता है। उसमें अगर आपको सांस फूल रही हो या आपके सिम्टम्स ऐसे हो कि आप चलें तो जल्दी थक जाएं, थकावट जल्दी महसूस हो जाए, सांस आपका फूल जाए, थोड़ा सा एग्जर्ट करे तो सांस फूल जाए, लेटे तो सांस फूल जाए, खाना खाए तो सांस फूले, नहाए तो सांस फूले, फिर BNP वगैरह करवा लेना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों की ECG ठीक होती है, ब्लड टेस्ट ठीक होते हैं, सांस उनका फूलता पता चलता है कि उनका हार्ट सही फंक्शन नहीं कर रहा, और वो एको पे पता चलता है कि हार्ट की पंपिंग कैसी है और उनका BNP वगैरह ज़्यादा हो सकता है। ठीक, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? लगता है कॉलर शायद ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की डिफरेंट किस्म की टेस्ट की, तो जैसे हार्ट के टेस्ट हमें पता है, सबसे पहले तो जो भी लोग हैं वो लिपिड प्रोफाइल करा लें, देख लें कोलेस्ट्रॉल, TGL, LDL रेस तो नहीं है। उसके बाद कोई अलामात अगर उनको हों तब जो है वो जाते हैं और फिर ECG, एको और आपका जो डिफरेंट किस्म के कार्डियक एंजाइम्स के टेस्ट भी आपने बताए। आप थोड़ा सा इनको ये बता दें कि जो लोग अभी ईद के करीब हैं और ईद जैसी आएगी वो बहुत ज़्यादा फिर गोश्त भी खाएंगे, ऊपर से गर्मी भी है, दूसरा वो अपनी मेडिसिन छोड़ देते हैं और फिर उनको किसी को भी कोई अलामात आती है, अचानक उनकी जकड़न हो जाती है, अचानक ठंडे पसीने आने लगते हैं, उनको लगता है बदहजमी है गोश्त की वजह से, लेकिन उनको दिल का दौरा पड़ रहा है, तो उन्हें इमीडिएटली अपने घर में वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो रखनी चाहिए, कैसे लेकर चलना चाहिए और कौन से फ़ौरन क्या उनका इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ईद आ रही है तो गोश्त ज़्यादा मिकदार में ना खाएं। आप फ्रीज कर लें उसको, पूरा साल खाते रहें। हाँ, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खाएं और एक दिन बीच में वक्फा रख के खाना, 1 या 2 दिन का वक्फा रखें फिर गोश्त खाएं, क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने से खून में चर्बी ज़्यादा होती है, खून गाढ़ा होता है, जमना शुरू होता है, आपको हार्ट अटैक्स होते हैं। ज़्यादातर आपकी बात ठीक है कि ईद के दिनों में लोग ज़्यादा हार्ट अटैक के साथ आते हैं। ओवर ईटिंग एक उनकी वॉमिटिंग, डायरिया के साथ आ जाते हैं। और दूसरा जो है, जिनको पहले दिल की तकलीफ हो, फेलियर और ब्लड प्रेशर हो, उनकी सारी बीमारियाँ ऐसे आ जाती हैं और फिर ईद के दिन वो दवाइयों की भी छुट्टी करते हैं। हाँ, वो नहीं करते और उससे प्रॉब्लम हो जाता है और घर वालों की ईद खराब करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर वालों की ईद नहीं आपने खराब करनी, अपनी दवाइयाँ आपने बाकायदगी से लेनी है। ईद वाले दिन भी आपने दवाइयाँ सुबह लेनी है नाश्ते के बाद, और फिर
खाना कम खाना है ताकि कोई इमरजेंसी न बने और अस्पतालों में आपको ना आना पड़े। देखें अस्पताल में भी ईद होती है, हाँ, और लोग स्टाफ नहीं होता होते है हैं। लेकिन थोड़ा स्टाफ थोड़ा होता है। वो इमरजेंसी उनके ऊपर भी लोड ना डालें कि वो बेसिकली अस्पताल जो है इमरजेंसी वाले दिन भरे होते हैं, उसमें से हर तरह के मरीज जो आ रहे होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी खुराक का ध्यान करें, कम खाएं गोश्त ज़रूर खाएं। और वो लोग जिन्हें दिल की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है, यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा है, उनको गोश्त कम खाना चाहिए और थोड़ी मिकदार में खाना चाहिए। और अगर खाना भी है तो वक्फे के साथ खाना चाहिए और अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लें। और साथ ही साथ जो है अगर जब तकलीफ हो तो फिर फ़ौरन अस्पताल पहुँचे, इससे पहले कि वो आप बहुत सीरियस किस्म की इमरजेंसी बना के पहुँचे जब डॉक्टर के लिए भी उस मरीज़ को संभालना मुश्किल हो जाए और फिर वो इमरजेंसी जानलेवा साबित होती है। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, जी। मैं साद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। मेरी एज जी 41 ईयर्स है। जी मुझे जी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एज पे चेस्ट के अक्सर कई दफ़ा पेन जो है वो फील होती है। ठीक है। लेकिन मेरी एक हिस्ट्री भी है, मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मुझे लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये भी मुझे काफ़ी अरसे से ये डिजीज़ है। मैं ऑफ एंड ऑन इसमें स्टेरॉइड्स भी मुझे लेने पड़ते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी लेता हूँ। ठीक है। तो एक दफ़ा अबाउट 6-7 मंथ्स अगो मुझे इसी तरह ही ये फ्लेयर आया था और डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स पे डाला था। ठीक है। उस टाइम मुझे लेफ्ट साइड पे बहुत अपनी ये पेन फील हो रही थी, तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने मुझे कहा एहतियातन एक सीटी एंजियो करा दें, अब एज जिस ब्रैकेट में है। मैंने सीटी एंजियो कराया, वो बिल्कुल क्लियर है मेरा, ठीक और फिर ये सबसाइड हो गया। लेकिन अभी भी एक्सरसाइज करते हुए अक्सर मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है, अगर मैं रनिंग करूं तो मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ी सी पेन फील होती है। मैं छोड़ दूं तो फिर नहीं मुझे होता। अब मेरा, उन्होंने पहले ये भी किया था, जो ईसीजी होता है उसके अंदर कोई बाय बर्थ एक ब्लॉकेज आता है। एक दफ़ा पहले इसकी बेसिस पे एक एनजीओ भी हुआ था, वो भी क्लियर था कोई आज से 10 साल पहले। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे फर्दर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, कोई टेस्ट कराना चाहिए। सांस भी फूलती है आपकी या सिर्फ सांस दर्द होता है? जी सांस है, सच नहीं फूलती इतनी। वेट वेट कितना है आपका? जी वेट है अबाउट 98-99। एंड हाइट? हाइट है जी 5'11". 5'11", 98 kg, 41 years of age, नॉन डायबिटिक? जी नॉन डायबिटिक, कोई इशू नहीं है सवाए अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलावा मुझे कोई। ऑलराइट, थैंक यू जी। जी आई थिंक इनका मेन जो प्रॉब्लम है वो वेट का है। वेट इनका ज़्यादा है, स्टीराइड पे हैं तो वो ऑब्वियसली, वैसे उसमें weight gain हो वेट गया। ऊपर चला जाता है। जो 3 चीज़ें जो है वो स्टीराइड पे होने की नुकसानात हो सकते हैं। एक, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है स्टीराइड से, आपकी शुगर जो नहीं थी पहले वो शुगर हो सकती है, और तीसरा जो ऑस्टियोपोरोसिस आपकी जी, ब्रोन जो है हड्डियाँ वो थिक होती है। yes। तो उसमें से बेस्ट ये होता है कि एक तो आप एक्सरसाइज करें। वेट आपका 98 है, कोशिश करें कि 85 तक आ जाए। 10-15 kg आप वेट कम करने की कोशिश करें। और आपने जो चेस्ट पेन का बता रहे हैं, और आपने इतना टेस्ट करवा लिया, सीटी एंजियो किया वो भी ठीक आया, आपने ईसीजी करवाई, ईटीटी करवाई वो भी ठीक आया, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई कार्डियक कोई प्रॉब्लम probably है। muscular मोस्ट प्रॉब्ली strain है। मस्कुलर पेन है आपका। लेकिन उसमें से अगर बीच में अगर पॉसिबल हो तो चंद दिन आप एक्सरसाइज करवा के करके तो आप अपना एक स्ट्रेस टेस्ट ईटीटी exercise वो जरूर tolerance करवा लें। test। वो करवा के अगले हफ्ते या इससे अगले हफ्ते जो है जब हम प्रोग्राम में आए तो मैं उसकी रिपोर्ट बताया। मेरा नहीं ख्याल कि आपको दिल के मसला है, आपने अच्छा हुआ सीटी एंजियो हो गया, वो शक निकल गया। आप ज़्यादा ध्यान अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस पे दें, अपने वेट पे दें, और इंशाल्लाह आपकी तबीयत जो ठीक रहे। आई डोंट थिंक कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है। या दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपने जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और वेट लॉस की तरफ जाते हैं उतना ही बेहतर है। इसी पे हम ओबेसिटी पे भी बात कर लेते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स, और बच्चों के अंदर आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली हार्ट अटैक से लेकिन इस वक्त मेन वो मसला हुआ ही जो है वो मोटापे का जी। है, ओबेसिटी। हमारे बच्चे एक तो एक्सरसाइज नहीं है, बच्चों को Social स्कूलों media में पे गेम्स addiction नहीं है, है। स्पोर्ट्स नहीं है, पीटी ड्रिल नहीं है। बच्चे जो है अगर उनको शाम का टाइम दे जिसमें स्पोर्ट्स उनके डिफरेंट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, भागने दौड़ने वाली जो गेम्स वो है बहुत ज़रूरी उसमें है, वो especially summer बहुत holidays में। ताकि वेट कंट्रोल। देन ये जितनी शुगरी चीज़ें हैं, जितनी फिजी चीज़ें हैं, मोटापे वाली चीज़ें हैं, चॉकलेट्स है, इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल घर में, बच्चों को आदत डालें फ्रूट खाने की, और घर में चॉकलेट्स और अननेसरी ये जो हमारी कैंडीज़ वैंडीज़ हैं इनको ना रखें। कभी कभार उन्हें आपने कहीं ट्रीट देनी हो तो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा खुद जाकर लेके दे दे, घर में ना पड़ी हो, क्योंकि घर में पड़ी होंगे तो लामाला वो बच्चे जो उठा के खाते रहते हो मोटापा। अब मोटापा जो हर बीमारी का जड़ है। जी। मोटापा है तो आपको शुगर होगी,
मोटापा है तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, मोटापा है तो आपको हार्ट अटैक हड्डियों में भी होगा, और दर्द आपकी होगा। हड्डियां, कमर दर्द करेगी, घुटने जवाब देंगे, टखने जवाब देंगे, सांस फूलेगी, आपको गुर्दे में ना पित्ते में पथरी होगी, और आपको देखने कपड़े पहनने का मजा नहीं आएगा। मोटे बंदे को कपड़े पहनने का मजा नहीं आता। वो जब फिट कपड़े होते हैं और स्मार्ट बंदा होता है तो उसे मज़ा आता है, और ख़ुद भी अपने आप को अच्छा नहीं लगता, कहीं चलना पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है। अब थोड़ी सी तेज़ चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अगर आप शुरू से ध्यान दें, जब ये मोटापा बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। कोई मोटापा ऐसा नहीं जो कंट्रोल ना हो सकता हो। ये आपके गलत खाने की वजह से मोटापा होता है, और ना हिलने की वजह से। ना हिलने की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है, कि मोटापे के साथ भी आप कम से कम आधा घंटा वॉक करें तो वो आपके मोटापे के लिए बेहतर और आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट कॉलर की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? शुबाना चुनिया से। जी बोलिए। ये पूछना है कि दिल के मर्ज से बचने के लिए कौन सी जो है खुराक खानी चाहिए? ओके ये तो डॉक्टर साहब बड़ी देर से बता रहे हैं, इन डिटेल बता रहे हैं। जी मजीद भी आप सुन लीजिए। नहीं, आई थिंक इन्होंने अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया। अब देखें, सादा खुराक आप जो घर में पड़ा हुआ है वो वाला आप Thank you खाएं, जी। और ये वाला जो है सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल, दाल का ज़्यादा इस्तेमाल, समोसे पकौड़ों का कम इस्तेमाल, ज़्यादा तली चीज़ें उसका कम इस्तेमाल करें, और रोटी जो खुश्क रोटी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो, छान वाली रोटी का इस्तेमाल हो। दूध का 1 गिलास आप हफ्ते दिन में रोज़ाना आप पी सकते हैं बगैर मलाई के। अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना खा सकते हैं, जर्दी समेत हफ्ते के 3 अंडे खा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आज जैसे आज वाइट मीट। हाँ, वाइट मीट जो है वो तीन दफ़ा, और अगर बड़ा गोश्त खाना है तो महीने में 1 दफ़ा गोश्त खा लें, और छोटा गोश्त 1 दफ़ा मुर्गी, 1 दफ़ा मछली नहीं है तो मुर्गी खा लें, और गोश्त ना मिले तो सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप दाल सब्जी खाएंगे तो आपकी सेहत जो है ठीक रहेगी। और लेकिन जैसे आपने पहले कहा, चलने की आदत ज़रूर डालें। आधा घंटा चाहे घर के काम काज के लिए चलें, सौदा लेने चले जाएं, किसी चीज़ कोई बहाना हो चलने का आपका, जहाँ आपको बहाना मिलता है चलने का आप ज़रूर चलें, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। देखें, हमारे घुटने जुड़ जाते हैं, हमारी कमर दर्द करनी शुरू हो जाती है, हमारे कूल्हे दर्द करने शुरू हो जाते हैं, हम चलते नहीं हैं। और फिर जब मोटापा हो जाता है, चला जाता नहीं, फिर कहते हैं आप वजन भी कम हो और मेरे घुटने भी ठीक हो, फिर नहीं ठीक होते। आप शुरू से उन्हें आदत डालेंगे। देखें, हम जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज में अत्ताहियात और सजदे में जाके हमारे सारे के सारे जोड़ की मूवमेंट होती है, और ये एक्सरसाइज है उनकी। और ये एक्सरसाइज आप जब करते हैं, आपके कूला भी ठीक रहता है, आपका घुटने भी ठीक रहता है, आपके टखने भी ठीक रहते हैं, और ये आपकी मूवमेंट होती रहती है। जो ही आपकी ये मूवमेंट बंद हो जाती है, आपके जोड़ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए रोज़ाना की जो एक्सरसाइज है, बाजुओं की एक्सरसाइज है, टांगों की एक्सरसाइज है, ये रोज़ाना होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के आजकल जो कंप्लेंट्स आती है, मेरे पास आते हैं कि जी मेरा कंधा जो थोड़ा सा उठाऊं दर्द करना शुरू करता है, वो उठाने का एक्सरसाइज ही नहीं करते। आपका कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे आपको हाथ ऊपर करके काम करना पड़े। आपको कोई चीज़ वजनी उठा के कहीं ऊपर रखनी हो तो फिर जाके सिलसिला होगा। हम शुरू में जो पीटी ड्रिल स्कूलों में करवाते थे, वो यही सारी एक्सरसाइज मूवमेंट सारे जोड़ों की होती थी। और कंधे की जो मूवमेंट्स है, रोज़ाना 10 दफ़ा आगे, 10 दफ़ा उल्टा कंधा घुमाएं और ऊपर नीचे ये करें 10 दफ़ा, तो ये जोड़ों की मूवमेंट्स ठीक ठाक रहती है, और आपके बहुत सारे जोड़ों के दर्द जो है वो ठीक रहते हैं। बेसिकली आपने सुन लिया कि एक्सरसाइज इज़ द की। आप देखिए जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हों, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हों, या फिर कल जैसे हमारे पास यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तक आपको ये बताया कि जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी जोड़, आपके मसल्स, आपकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक रहते हैं, बल्कि आप मोटापे से भी दूर रहते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स आपके जो है वो रिलीज़ होते हैं, और आपका मूड भी एलिवेटेड होता है, आप खुश फील करते हैं, और साथ आप बिल्कुल खालिस वो खुराक खाते हैं, ऑर्गेनिक ग़िज़ा, जो कि आपके जो दादा वगैरह थे वो जिस तरह से खाते थे, चलते फिरते थे, नमाज पढ़ते थे, मस्जिद चल कर जाते थे, वापस आते थे। तो जितनी सादा खाएंगे उतने बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। कि पहले भी हो गया इसलिए। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा फालिज के ऊपर, स्ट्रोक। और स्ट्रोक के जो सिम्टम्स किसी को भी फील होते हैं, जैसे हमने हर दफ़ा ही इन लोगों को बताया कि कैसे फेस आधा हो जाता है, आर्म जो है वो आधा गिर जाता है, या स्पीच में स्लर आ जाता है, एंड टाइम इज़ एवरीथिंग। तो उसका थोड़ा सा इन डिटेल बता दीजिए। देखिए, ये आई थिंक ये सबसे बड़ा एक मसला है, और कि स्ट्रोक जो है जब होता है तो उसको अगर शुरू में पहचान ले और शुरू में उसका इलाज हो जाए और शुरू में उसकी इंटरवेंशन हो जाए, तो सारी उम्र की जो डिसेबिलिटी है उससे आप बच जाते हैं। और शुरू में, और ये स्पेक्ट्रम लोगों को होता है, उन लोगों को होता है जिनको शुगर हो,
अनकंट्रोल शुगर, जिनकी शुगर कंट्रोल ना, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर और वो कंट्रोल में ना और दवाइयाँ ना खा रहे हैं, और तीसरे वो लोग जिनको मोटापा हो और वो जो खुराक जो है मुरगन खुदा और चिकनाई वाली खुराक खाएं, उनको स्ट्रोक होता है। अब उसका ये है कि उसकी अलामात क्या है। कई दफ़ा होता है कि एक जो है वो बंदा बैठा हुआ है और अचानक वो ऐसे होता है कि उसमें कोई होश नहीं रही, ना किसी को पहचान रहा है, ब्लैंक देख रहा है, वो आपको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, या बोलते बोलते ज़बान में लुकनत आ गई और वो बोला नहीं जा रहा, तो वो एक इंडिकेशन है। या सडनली बैठे बैठे आपका चेहरा जो है वो टेढ़ा नज़र आता है, टेढ़ा नज़र आता है, तो आपको पता चल जाता है। या कई दफ़ा मरीज़ खुद बताता है जी कि मुझे इस आंख से दाएं से या बाएं से दो नज़र आने शुरू हो गए हैं, या मेरा एक बाजू और एक टांग में कमज़ोरी आ गई, मैं गिलास या चाय का कप जो है वो नहीं पकड़ सकता या कपड़े नहीं पहन सकता। तो ये इंडिकेशंस हैं। ये उन लोगों में होगी जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा, उनमें होगी। और ये होगा कि वो शायद अपनी दवाइयाँ नहीं खा रहे या अपनी खुराक में एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रहे और शुगर आपकी सुबह की 110 से नीचे और शाम वाले 160 से नीचे रहे, तो ये चीज़ें होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। उनको कंट्रोल करके रखें, अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखें, दवाई बाकायदगी से लें, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज़ आपको हो तो फिर फ़ौरन अस्पताल पहुँचे और वहाँ पे आपके टेस्ट हो जाएं, आपके ब्लड टेस्ट, आपका CT स्कैन है, पता चले, एंजियो हो जाए, पता चले। आजकल तो क्यूट स्ट्रोक की इंटरवेंशन है जिसमें फ़ौरन ही क्लॉट को रिमूव करके तो स्ट्रोक को ठीक कर दिया जाता है। हमने RIC में प्रोग्राम ये शुरू किया था, और एक बंदा जो फालिज के साथ आता है, जो ही आप दिमाग की नाली में से क्लाट निकालते हैं, उसके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं और डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है और बिल्कुल फिट होकर वो वापस चला जाता है। तो ये टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी, मुमताज हुसैन सियाल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। हुआ ये था कि मुझे वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं था, मेरी उम्र जो है वो 70 के लगभग है जी, और मैं फिर से साल के बाद पूरा चेकअप करवाता हूँ, टेस्ट भी करवाता हूँ। तो रूटीन के चेकअप करवाने के सिलसिले में उन्होंने मुझे कहा कि आप ETT भी करवा लें। मैंने ETT करवाई तो वो कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा 2 वाल में कोई थोड़ा सा मसला है, तो हम आपकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं। तो मैंने फिर मुशावरत की किसी और डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सेकंड ओपिनियन ले लें। मैंने फिर सेकंड ओपिनियन ले लिया, और सेकंड ओपिनियन लेने पे मेजर जनरल खुरम शहजाद हैं AFIC में। जी हेलो जी बोलिए, आप बोलते रहिए, आवाज़ आ रही है। जी हाँ जी, उनसे सेकंड ओपिनियन लिया। उन्होंने फिर मुझे एंजियोग्राफी की बजाय वो उनका होता है एंजियोस्कोप, CT एंजियो। हाँ जी जी, वो उन्होंने करवाया। और उसके बाद वो उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा ऐसे है मसला, लेकिन आपको कोई सांस चढ़ता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बात मैं हर रोज सुबह तकरीबन 6-7 किलोमीटर करता हूँ, कोई मुझे पेन नहीं होता, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, तकरीबन 120/80, कभी 125/85 भी हो जाता है, 90 तक। तो इससे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ज्यादातर जो है वो अच्छा, बेसिकली अभी आपका इश्यू क्या है? आपका इश्यू ये है कि मैं एंजियो जो है मैं स्टेंट डलवाऊं कि ना डलवाऊं, क्या इश्यू है? नहीं, मुझे किसी ने स्टैंड नहीं कहा। आपको क्या कहा है सजेस्ट उन्होंने? आप पूछना क्या? बस मेजर जनरल खुरम शहजाद ने कहा कि आप रूटीन के मुताबिक अपना बात जारी रखें, इंशाल्लाह सेट रहेंगे। कोई चलिए, आप अभी क्या पूछना चाह रहे हैं? आप अभी मैं पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुझे दोबारा मजीद टेस्ट करवाने चाहिए या नहीं? चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक जी यू। जी, आई थिंक का सवाल था। मैं गया और ETT हुई और टेस्ट सारे बाकी नॉर्मल होते हैं। ETT में कोई चेंजेस आ गई और उस पर उन्होंने कहा जी एंजियोग्राफी करवाएं। इन्होंने फिर CT एंजियो करवा लिया और उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं निकली। तो दैट मीन्स गुड, फर्स्ट क्लास, अच्छी खबर है। आप वो जो दवाइयाँ खुरम साहब ने आपको दी हैं, लिख के दी हैं, वो लें और आपको कोई फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। कई दफ़ा होता है कि ETT में चेंजेस आ जाती हैं और फिर अगर CT एंजियो या एंजियो करे तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। उम्र इनकी 70 साल है और 70 साल में आके बीमारियाँ आ जाती हैं, नालियाँ भी बंद हो जाती हैं, और ये लकी हैं कि इनके CT एंजियो पर इतना कोई मसला नहीं आया। तो रिलैक्स, आई थिंक इज हैप्पी, शुड बी हैप्पी पर्सन कि जी के स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस और इतना सोचने की जरूरत कोई ज़रूरत नहीं। आप फिट हैं,
अभी आई थिंक हर 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर साहब को जाके चेक करवा ये लिया बहुत करें। ज़रूरी है कि हर 6 महीने के बाद टेस्ट कराना है। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा हमने पहले जब प्रोग्राम किया था तो उसमें डिस्कस किया था कि कौन सी किट हमारे पास होनी चाहिए, तो उसमें आपने कहा था कि जो एंजिसेट की गोली है आपने वो रखनी है, और खुदा न खास्ता आपको ये अलामात आते हैं कि अचानक जो है ठंडे पसीने आ रहे हैं, दर्द जो है वो इधर पीछे की तरफ जा रहा है, इस उंगली से उठ रहा है, या चेस्ट टाइटनेस हो रही है, सांस हो रही है, तो आप फ़ौरन एंजिसेट की गोली रख लें। एंजिसेट के साथ साथ आपने एक और गोली कही थी जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करती है, कैप्टन थी या कौन सी थी, आप ज़रा थोड़ा सा मेंशन करेंगे वो जो 3 चीज़ें आपने कही थी जो इमरजेंसी किट में हमने रखनी है? जी जी, वेरी गुड। वो बड़ी सिंपल सी 3 चीज़ें हैं। एक तो एंजिसेट जो जिसका आपने जिक्र किया, जो कि ज़बान के नीचे गोली रखते हैं, जो दिल के जितने मरीज़ हैं वो गोली ज़बान के नीचे रखते हैं तो आपके दिल की नाली खुलती है और आपको सीने में जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। दूसरा था डिस्प्रिन। हाँ, डिस्प्रिन की जो गोली है वो एक पत्ता रैकेडन कोलमैन का जो आम पत्ता जो मिल जाता है वो आपके पास घर में मौजूद होना चाहिए, आपकी जेब में मौजूद होना चाहिए, और एंजिसेट भी मौजूद होनी चाहिए। और तीसरी थी एक पैच होता है जो आजकल पाकिस्तान में नहीं मिलता, नाइट GTN पैच। हाँ, वो नाइट्रोग्लिसरीन का एक पैच होता है। वो पैच अगर आप सीने पे लगा लें, दर्द हो रहा है, और एक डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाएं जब आपको दर्द, आपको शक पड़े कि आपके सीने में बोझ है, घुटन है, दर्द है, वो बोझ या दर्द आपकी दोनों बाजुओं में जा रहा है, आपकी गर्दन में जा रहा है, आपके जबड़े में जा रहा है, या पीछे कमर के पीछे जा रहा है, और उसके साथ आपको पसीने हैं और जिस्म ठंडा पड़ रहा है या वीकनेस फील हो रही है, तो जो काम है उधर ही रोक दें और बैठ जाए। ठीक है। और वो ज़ुबान की जो गोली रख लें और डिस्प्रिन चबा लें, और वो पैच अगर है तो पैच लगा लें चेस्ट पे और अस्पताल की तरफ चल पड़े। नॉर्मली जो है ये इसका पूरी कार्रवाई के बाद, ये गोलियां लेने के बाद आपको काफ़ी आराम आ जाता है, या अगर आराम नहीं भी आया तो उसकी जो शिद्दत है तकलीफ की वो काफ़ी हद तक कम होती है। अगर आपको हार्ट अटैक हो भी रहा है तो उस हार्ट अटैक की शिद्दत कम होती है, वो जानलेवा नहीं साबित होता। और जब तक आप ट्रीटमेंट, घर से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, आपका वो टाइम जो अस्पताल तक जाने में, सफ़र में ज़ाया नहीं होता। आपकी ट्रीटमेंट घर से शुरू होगी जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो कई दफ़ा आपका ये मामला ठीक हो चुका होता है, या अगर हार्ट अटैक हो तो उसकी वो शिद्दत नहीं होती, और वहाँ पे बाकी जो है वो डॉक्टर साहब टेक ओवर कर लेते हैं और आपकी बाकी दिल की जो अटैक है उसका इलाज वो। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप हुआ हो तो ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली लोअर करने देखिए, ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए हमारे पास जो है ना, पहले एक तो एडलेट कैप्सूल होता था, आजकल कुछ कंपनियां बना रही हैं, कुछ नहीं बना रही, तो उस कैप्सूल को आप बाइट करके उसे दांत से काट के उसका जो पानी है वो ज़बान के नीचे आप निचोड़ देते थे तो उससे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता था। तो आजकल जब वो ना मिलता तो कैप्टन की जो गोली है, कैप्टन की आधी गोली जो है जब वो ज़बान के नीचे रख ले, लेकिन ये उस वक्त रखें जब आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया और नीचे वाला 110 या इससे ऊपर हो और ऊपर वाला 190 या इससे ऊपर हो तो फिर रखना है। अदरवाइज जो बाकी ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल दवाई खाने से आज थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए कौन कहाँ से और क्या सवाल? जी, मैं तारिक मिर्जा बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से जी, और डॉक्टर अजहर कियानी साहब को बहुत बहुत मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरी उम्र 53 ईयर्स है ना जी, और मैं ब्लड प्रेशर की दवाई पिछले कुछ 6 साल से खा रहा हूँ ना, वो एडवेंट 8 mg है, और मेरा ब्लड प्रेशर तकरीबन नॉर्मल रहता है। सम टाइम अगर मेरा कोई एक्सर्शन ज्यादा हो, ट्रैवलिंग हो, तो उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि क्या वंस एक बंदे को ब्लड प्रेशर का दवाई स्टार्ट हो जाए तो क्या लाइफ टाइम वो दवाई चलती रहती है, या कोई डाइट स्केड्यूल या एक्सरसाइज ऐसी हो सकती है कि उससे वो बंदा उससे छुटकारा हासिल कर ले दवा से? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन सर ये है कि क्या लंबे अरसे के लिए ब्लड प्रेशर की दवा खाने से कोई साइड इफेक्ट भी हेल्थ पे हो सकते हैं, लाइक हार्ट अटैक्स या समथिंग लाइक दैट? ये सब मेरे 2 क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, ये बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और ये वो सवाल हैं जो मरीज़ को हर वक्त जो है तंग करते रहते हैं ये कि क्या मैं ये दवा खाऊं या ना खाऊं, और क्या इसका फ़ायदा है खाने में, अगर फ़ायदा है तो खाने से कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान तो नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या दिल की दवाइयाँ हम आपको लिख के देते हैं, ये सारी टेस्टेड होती हैं और टेस्टेड और ट्राइड होती हैं, जो पिछले कई सालों से 40-50 सालों से या 15-20 सालों से ट्राइड होती हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट जो है इतने मिनिमम होते हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, खाने का नुकसान कम होता है, इसलिए ये खानी चाहिए। दूसरा था आपका कि ये क्या ब्लड प्रेशर सारी उम्र का मसला है या चंद महीनों का या चंद सालों का मसला है जो दवाई से ठीक हो जाए, और दवाई खाने से जो है वो जब कंट्रोल है तो बंदा दवाई छोड़ दे? जी नहीं, ये सारी उम्र का मसला है और ये कब्र तक आपके साथ जाएगा मसला। इसको आपने कंट्रोल करके रखना है। आप
जहाँ पे दवाई को अगर रेगुलर खाते रहेंगे तो हो सकता है कि इस दवाई की डोज ना बढ़े, या हो सकता है कि अगर आपने अपना वेट कम कर लिया, अपने खाने में नमक को कम कर लिया, आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करते हैं और गैर ज़रूरी टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेते, तो हो सकता है कि ये जो दवाई आप 8 मिलीग्राम एडवेंट की ले रहे हो, इससे हो सकता है ये आदी हो जाए। लेकिन ये दवाई जारी रहेगी, जो ही आप इसे छोड़ेंगे वो रिबाउंड करेगा, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा और उसमें से आपको स्ट्रोक या नज़र गायब होने का डर होता है, या दिल का अटैक या गुर्दे के इंजर होने का डर होता है। तो ये इसको खाना चाहिए। देखें, एक वो मरीज़ जो रिलीजियसली अपनी दवाई खाता है, मैं हमेशा अपने मरीज़ को ये कहता हूँ कि वो कभी इमरजेंसी में अस्पताल नहीं जाता, हमेशा फॉलोअप के लिए अपने टाइम पे डॉक्टर से टाइम लेके OPD में जाकर दिखाने जाता है, इमरजेंसी में नहीं जाता। डॉक्टर से बचना चाहते हैं तो जिस दवाइयों के साथ और जिस डोज के साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, आपके दिल के सिम्टम कंट्रोल्ड है, उनको आप जारी रखें और डॉक्टर के पास 6 महीने के बाद जाएं तो आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, टेस्ट ज़रूर साथ करवाते रहें, टेस्टों से पता चलता रहे। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है वो दिमाग को डैमेज करता है, आंखों को डैमेज करता है, दिल को डैमेज करता है, गुर्दे को डैमेज करता है। और ये किस वक्त डैमेज करता है? जब इसका लेवल 140/90 से ऊपर जाए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और गुर्दे की तकलीफ है, उनका लेवल जो ब्लड प्रेशर का जिस पे होना चाहिए, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो 120/80 और 130/80 से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। बेसिकली जब कोई भी डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो वो हमेशा ये देखता है कि इसके इफेक्ट उसके साइड इफेक्ट को आउटवे करते हैं, तभी देता है। तो उसके साइड इफेक्ट्स उतने नहीं हैं जितने ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको डैमेज या हर्ट कर सकते हैं। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद अशरफ रिनारा को लूकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी, एक तो मैं जनरल साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इनका हर हफ्ते हम प्रोग्राम देखते हैं और इनकी बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू जो है उससे हम मुस्तफीद भी होते हैं। अभी प्रोग्राम के आगाज में बात हो रही थी, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है तो पानी पीने के हवाले से, तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल होगा कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि मैंने 3 साल पहले एंजियोप्लास्टी करवाई है, और अब मेरा मामूल ये है कि मैं सुबह, हालांकि मुझे शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, और मैं सुबह नमाज के बाद जो अपना जूस का जो है या फ्रेश अपना जो स्क्वाश है वो 1 गिलास में ले लेता हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता होता है। तो अब एक आम आदमी जो है उसको कितना पानी जो है वो पीना चाहिए? और बार दफा ये होता है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम 2-2, 3-3 गिलास तक पानी पी जाते हैं। तो क्या हमें ये पानी पीने में कोई वक्फा भी देना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि अभी आपने ये मेडिसिन की किट की बात की है, जिसमें आपने इंडिकेड और दूसरा डिस्प्लिन की बात की है, तो क्या एक जो हार्ट का पेशेंट है जिसने अपना ट्रीटमेंट दिया हुआ है और रेगुलर अपनी वो मेडिसिन भी दे रहा है, तो क्या उसको भी अपनी किट रखनी चाहिए अपने पास? और दूसरा ये कि आप मुझे, जैसे मैंने 3 साल पहले एंजियोप्लास्टी करवाई और मैं हर 6 माह के बाद अपना एक लिवर प्रोफाइल का टेस्ट करवा के मैं अपने डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ। अब वो मेरे टेस्ट भी नॉर्मल है, लेकिन अब क्या मुझे इसका दौरानिया जो 1 साल तक ले जाना चाहिए, या मुझे हर 6 माह बाद ये टेस्ट करवाने चाहिए? बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो पानी का सवाल पानी बता दें कि पानी मैं पीऊं कि ना पीऊं। हाँ, देखें, जो आपको प्यास लगती है ना, तो ये पानी जिस्म का एक सिस्टम है, जब उसमें पानी की कमी होती है तो आपसे वो पानी मांगता है, और जितनी प्यास लगी है वो आपने पानी पीना है, उसका कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मली अगर प्यास ना लगे तो अभी तो गर्मी है, आपको बहुत प्यास लगती है और बहुत पानी पीना पड़ता है, और जितना जिस्म मांगता है, प्यास लगती है, पानी पिए, उसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। नॉर्मल हालात में जब प्यास ना लगे तो कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे 6 से 8 गिलास जो है वो आपके पानी के वो ज़रूर पीने चाहिए। जो इमरजेंसी किट की आपने बात की, यस, ये तो बहुत ज़रूरी है। जब आपको एक हार्ट अटैक होता है, एक एंजियोप्लास्टी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरा हार्ट अटैक भी होगा, और एंजियोप्लास्टी जो है किसी दूसरी नाली में भी कराने की ज़रूरत पड़े, या फिर ये स्टेंट है ये बंद हो जाए। तो इसलिए ये इमरजेंसी किट जो है हर जिसको मर्ज है या नहीं है, जिसको मर्ज है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। जिसको दिल की बीमारी है, अटैक हो चुका है, स्टेंट पड़ चुके हैं, बाईपास हो चुका है, उसके लिए तो इमरजेंसी किट बहुत, उसे हर सूरत में अपने पास रखनी चाहिए। और दूसरे जो लोग हैं जिनको नहीं, और जिनके ख़ानदान में बीमारी है या और नई बीमारी है, उनको भी ये किट रखनी चाहिए कि हो सकता है कि उन्हें ज़रूरत महसूस हो या ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है उनके साथ वालों को, जानने वालों को, या आप जा रहे हो तो रास्ते में लोगों को ज़रूरत पड़ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास ये किट हो तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इनका तीसरा सवाल जो मैं भूल रहा हूँ कि इनका क्या था, एक इन्होंने एक तो यही किट का पूछा था, एक वो पूछा था
अभी आ जाएगा हमारे जहन में भी थोड़ा सा जो उनका तीसरा सवाल था, लेकिन पॉइंट यही है कि आपने अपनी हार्ट हेल्थ का बेसिकली कैसे ख्याल रखना है। हमने जैसे बताया कि डाइट से भी और एक्सरसाइज से भी। तीसरा कहता है कि पीरियडिकली कितना मेरे टेस्ट जब नॉर्मल हो तो मैं कितने दिन के बाद डॉक्टर के पास जाऊं। यस, देखिए 3 महीने में ऑलरेडी 3 महीने में अगर चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने में अगर आपके टेस्ट वो भी नॉर्मल आए और आपकी तबीयत ठीक है तो आप 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन दवाई अपनी नहीं बंद करनी। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? मैं बिलाल अहमद गिलगित से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरा जो मसला है, सबसे पहले डॉक्टर साहब को सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब की खिदमत में मेरा सलाम। बिलाल अहमद मेरा नाम है, उम्र मेरी 30 साल है जी। तो मुझे हर वक्त दिल में वजन भी रहता है और साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज होती है। और एक मिनट आपकी थोड़ी सी आवाज में डिस्टॉर्शन है, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बोलें कि क्या मसला है। आपने सबसे पहले कहा कि बलगम रहती है। नहीं, दिल में वजन रहता है। मुझे वजन रहता है दिल पे। अच्छा, जी वजन भी रहता है और दिल की धड़कन भी तेज होती है मेरी। ठीक है, दिल की धड़कन भी तेज होती है। और तीसरा? और अमूमन मैं जब रात को सोता हूँ तो अचानक से मुझे मेरी सांस जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है। 30 साल? जी 30 साल। 20 साल? 30 इयर्स। शुगर और ब्लड प्रेशर है आपको? नहीं, शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं हूँ मैं। स्मोक करते हैं? जी वॉक भी करता हूँ। मैं स्टूडेंट भी हूँ, उधर मैं इलाके में वॉक भी करता हूँ और जमींदारी का काम भी करता हूँ। और साथ साथ मेरी आंतों का भी मसला है, आंतों में मुझे सूजन भी रहती है पेट में। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है, इनकी सांस भी फूलती है, इनको दिल पे वजन भी रहता है, रात को इनकी खुल जाती है सांस उखड़ने से। ये इसमें आई थिंक बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि शायद इन्हें थोड़ा सा एंग्जाइटी या वहम हो, लेकिन इनको अपने टेस्ट जो मैं भी बता रहा हूँ इन्हें अपने अस्पताल में जाके करवाने बहुत ज़रूरी हैं। ECG, छाती का एक्सरे इन्हें करवाना चाहिए। इको टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। हो सकता है कोई पैदाइशी दिल की बीमारी हो जिसको पहले डिटेक्ट ना हुई हो और अभी लेटने से इनकी सांस ख़राब हो जाती है, उससे वो पता चले। जिम्मेदारी करते हैं तो कहते हैं वो मैं आराम से कर लेता हूँ। और चौथा जो है वो इन्हें अपना स्ट्रेस टेस्ट या ETT, और वहाँ के जो दिल के डॉक्टर हैं गिलगित में, उनका अभी एक दिल का अस्पताल वहाँ पे बन गया, वहाँ पे दिल के डॉक्टर को दिखा दे। अगर वो इनको क्लियर कर देते हैं कि इनके ये सारे टेस्ट ठीक है, इन्हें कोई मसला नहीं है, तो फिर इन्हें फ़िक्र करने कोई बात नहीं। सिगरेट नोशी बंद कर दें, ये हमारे इन्हें मशवरा है। सिगरेट नोशी बंद कर दें। होपफुली आई थिंक हो सकता है उसके बंद करने से आपके बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाए। बेसिकली सिगरेट नोशी बंद करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो यंग बच्चे हैं हमारे जिनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक दफ़ा आपने ECG, एको, सारे कार्डियक एंजाइम, सारे जितने भी टेस्ट हैं वो करा लिए और रूल आउट कर लिए अपनी डिजीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहीं एंग्जाइटी वगैरह तो नहीं है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, डीप ब्रीदिंग हो गई या फिर दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, वो दोनों आपकी दिल के लिए और आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें वक्त दिया। एवरी संडे की तरह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी प्रोग्राम, बस ये याद रखिए आने वाली ईद पे भी आपने इन्हीं चीज़ों का याद रखना है। अपना पेट समझ के, अपनी भूख थोड़ा सा रख के, गोश्त को कम कम खाइए, थोड़ा खाइए, ज़्यादा नमक और ज़्यादा चिकने में नहीं बनाना, और बाद में चलना फिरना भी खूब सारा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।